बानो कदरदानो, क्या हाल है। आज जो है ऑब्वियसली मैं एक बहुत बड़ी ख़बर ले गया हूँ और बड़ी ख़बर ये है कि इस्लामाबाद का जो जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसको पीएफएफएनसी ने बोला है कि ये जो स्टेडियम है ये सेटिस्फैक्ट्री है। एक दो चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, जैसे कि एक डिजिटल स्कोर बोर्ड चाहिए, एक डिजिटल स्क्रीन चाहिए जिसको एसएमडी कहते हैं, जिस पे हाइलाइट्स आती हैं ऑब्वियसली मैच की, जैसे हम क्रिकेट में भी देखते हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी है, तो वो एसएमडी लगानी पड़ेगी एंड डिजिटल स्कोर बोर्ड चाहिए होगा और ग्रास पे थोड़ा सा और मज़ीद काम करना होगा। ग्रास पीएफएफएनसी ने कहा है कि काफ़ी अच्छी इंस्टॉल हो गई है, इट्स प्रेटी गुड, बट स्टिल इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये अभी भी फीफा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं उतरती। तो इसको 17 अक्टूबर तक करना है। अब सीन ये है कि जो शाहिद खोकर हैं जो कि पीएफएफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी के डेलीगेशन में थे, वो विज़िट तो कर रहे हैं। आज जो है पीएफएफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है 18 अगस्त है, आज आखिरी दिन है। आज वो सबमिट कराएंगे टू फीफा एंड टू एएफसी कि ये हमारा होम लेग है, यहाँ पे हम खेलना चाहते हैं। आप सितंबर में एट द अर्लीस्ट फर्स्ट वीक पे आएँ, जैसे कि इस आर्टिकल के अंदर भी लिखा हुआ है। फर्स्ट वीक पे बुलाने की कोशिश करेंगे सितंबर की, और फिर वो जो फीफा या एएफसी का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आएगा और वो देखेगा कि क्या जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में, वो ये डिसाइड करेगा कि क्या जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में होस्ट किया जा सकता है फीफा वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर्स हैं राउंड 1 के, जो कि होम लेग है पाकिस्तान वर्सेस कैम्बोडिया। तो ये अभी तक न्यूज़ है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर 1 सितंबर में वो आते हैं तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 1 महीना और 10 दिन रह जाएंगे इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करने में और इन सारी चीज़ों को लगाने में, मतलब 45 टू 50 डेज़। ठीक है, तो ये अभी तक सिचुएशन है। और आज जो है ये चला जाएगा, जो हमने होम लेग है वो हमने सबमिशन करा दिए, जो हमारा काम था अपने साइड से वो हम कर देंगे। तो पाकिस्तानी फ़ैन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम जो हैं सिर्फ बैटल जीते हैं, हम वॉर अभी नहीं जीते। जंग अभी जीतनी बाकी है, आधी जंग अभी रहती है, तो आप लोगों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड इस वक्त जो एक जंग हम ऑलरेडी हार चुके हैं वो ये है कि सितंबर में फ्रेंडलीज़ जो हैं वो नहीं होंगे किसी भी सूरत। पीएफएफ इज़ एडमेंट के जो 6-7 प्लेयर्स हैं, जिसमें से ओटिस खान आता है, ईसा सुलेमान आता है और आदिल नबी आता है, एतजाज़ हुसैन आता है, हसन बशीर आता है, यूसुफ भट्ट आता है। अगर मैं 2 और नाम ले लूँ यहाँ पे तो 7-8 प्लेयर्स हो जाएंगे, यानी कि रईस नबी और अदनान याकूब। तो ये 8 डायस्पोरा प्लेयर्स ये इतने इंपॉर्टेंट हैं और क्रूशल हैं, और मुझे लगता है ये हमारी जो पाकिस्तान की टीम है उसके टॉप 8 प्लेयर्स में से एक है। अगर टॉप 8 नहीं तो टॉप 15 प्लेयर्स में से तो एक डेफिनेटली हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको इंटीग्रेट ना करना और सिर्फ अंडर 23 में टीम को भेजना, जिधर ये 8 के 8 प्लेयर्स बिल्कुल अलाउड नहीं किए जाएंगे कि वो खेल सकें, क्योंकि ये 23 से ऊपर है, 23 की एज से। तो ये एक बहुत बड़ा हम ब्लंडर करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा हम, मतलब एक मिस हैप है ये। ठीक है, इससे बड़ा ब्लंडर हो नहीं सकता। आपने जापान के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी आप कर लें, आपके सीनियर टीम के जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ खेलना है, वो तो ना जापान के ख़िलाफ़ खेलेंगे, ना बहरीन के ख़िलाफ़ खेलेंगे, ना वो पैलेस्टाइन के ख़िलाफ़ खेलेंगे। तो इट मीन्स कि अगर इन 3 मैचेस में आपकी मेन टीम नहीं खेल रही और वो साथ में जेल नहीं हो रही, तो इसमें जो भी आपका रिज़ल्ट आता है इट डज़ नॉट मैटर। हाँ, फ्यूचर के लिए आप करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, बट कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ आप क्या करेंगे और उसके ख़िलाफ़ क्या प्लानिंग है, वो है 0/0। तो ये सिचुएशन है अभी तक। और इसकी जो मेन टैग लाइन है वो यही है कि वी हैव वन द बैटल बट नॉट द वॉर। दूसरा ये है कि आज एक और चीज़ होने वाली है, वो ये है कि जो अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो पता लग जाएंगे कि कौन से खेलेंगे अंडर 23 में। 3 तो हमें ऑलरेडी पता है, अब्दुल समद अरशद वो खेलेगा, अब्दुल्ला इकबाल विल बी अवेलेबल ऑन 2 सितंबर, क्योंकि उसका मैच है 2 सितंबर, तो 3 तक वो मेरे ख्याल से आ जाएगा, 3 सितंबर तक। जापान से हमारा 6 सितंबर को मैच है, और फिर हारून हामिद जो है वो भी अवेलेबल होगा। ये 3 तो लाजमी अवेलेबल होंगे। 3-4 फिर इसके अलावा मज़ीद जो प्लेयर्स हैं वो ज्वाइन करेंगे जो कि डायस्पोरा होंगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ लिवरपूल के ऊपर। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। एंड ऑब्वियसली लिवरपूल ने एंडो को साइन कर लिया है, इट्स प्रीटी मच डन। और कल जो बोर्नमथ का मैच है उसमें तो वो नहीं खेल सकेगा, क्योंकि अभी उसकी प्रॉपर ऑफिशियल, अभी तक एज़ आई एम रिकॉर्डिंग उसकी ऑफिशियल ट्रांसफ़र नहीं आई है, अनाउंसमेंट नहीं आई है कि वो लिवरपूल का प्लेयर बन गए।
बट बात यह कि मैं थोड़ा सा आज सीरियसली स्टैटिस्टिकल थोड़ा सा मैं उसका करना चाह रहा था, ऑब्जर्वेशन मैं अपनी देना चाह रहा था कि मैं क्या समझता हूँ एंडो के बारे में। सबसे पहले तो ये लोंडा जो है ये 257 मैचेस खेल चुका है एज ए सेंटर बैक। याद रहे कि ये जो 257 मैचेस ये एज ए सेंटर बैक खेला है ये 2017-18 तक खेला है, मतलब इससे पहले का जो टाइम था 2018 से पहले ओरावा रेड्स के लिए ये एज ए सेंटर बैक खेलता रहा है। 250 से ज़्यादा अपने करियर में इसने एज ए सेंटर बैक मैचेस खेले हैं, चाहे राइट साइडेड सेंटर बैक हो या लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक हो, दोनों जगह ये खेल सकता है। तो एक ये मैं बताना चाहता था कि ये बहुत अच्छी वर्सेटिलिटी और यूटिलिटी है। ही इज़ गोइंग टू बी अ यूटिलिटी प्लेयर, वी ऑल नो दिस इन द लॉन्ग रन। दूसरा ये कि ये डीएम तो खेल ही सकता है, डीएम तो इसकी प्राइमरी पोजीशन है ही, बट इसके जो एफ बी रेफ पे अगर आप स्टैट्स देखते हैं तो ये क्लियरेंसेज अच्छी करता है, हेडर्स इसके बहुत अच्छे हैं, पासिंग इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन वो लाविया की भी पासिंग इतनी ख़ास नहीं थी। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो लाविया भी कोई इतनी ख़ास पासिंग नहीं थी। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब ये बंदा बॉक्स के करीब या जोन 14 में जाता है तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन में दिस गाय इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लास्ट जो सीज़न गुजरा था स्टुटगार्ट के लिए इसने 33 स्टार्ट्स किए थे, मतलब ही इज़ मोस्टली अवेलेबल थ्रू आउट द सीज़न, नज़र ना लगे, टच वुड। तो मेन चीज़ ये है कि 33 में से फिर इसने 5 गोल मारे हैं एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर या एज ए नंबर 8 ये खेलता रहे। नंबर 8 भी खेल सकता है, ये इतना वर्सेटाइल है कि 3 पोजीशंस में खेल सकता है, लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, राइट साइडेड सेंटर बैक, डिफेंसिव मिडफील्डर और नंबर 8 रोल जिसको मैं मज़ेला बोलता हूँ, तो मज़ेला के रोल में भी ये खेल सकता है। और वहीं से इसने 5 गोल्स मारे और 4 असिस्ट की थी लास्ट सीज़न, और इसका जो XG था वो तकरीबन कोई 3.6 से ज़्यादा इसका XG बन रहा था, तो वो बहुत ही अच्छा इसकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। अगर आप इसका हीट मैप निकाल के देखो तो ये थ्रू आउट द पिच मंडराता रहता है, घूमता रहता है। ये सीज़न हीट मैप है इसका, जो इसने 2022-23 का मैचेस जितने भी खेले हैं बुंडेसलीगा के अंदर, ये बुंडेसलीगा का हीट मैप है। तो आप देख सकते हैं कि हाउ ही कवर्स द ग्राउंड, ऊपर नीचे हर जगह ये भाग रहा होता है। कर्टिस जोन्स का अगर आप देखो तो वो लेफ़्ट साइड पे मोस्टली ऑपरेट कर रहा होता है। थ्रू आउट द सीज़न उसने यही किया था कि लेफ़्ट चैनल को या लेफ़्ट फ्लैंक को वो बचाने की कोशिश कर रहा होता है। बाइचीटिक जो दूसरा हमारा एक डीएम उभर के सामने आ सकता है, इवन दो मैं जानता हूँ कि हमें एक और प्रॉपर डीएम की ज़रूरत है जो यंग हो, ये 30 साल का है। तो बाइचीटिक भी डिफेंसिव मिडफील्ड में आप देखोगे कि बॉक्स के जो हाफ लाइन है वो पीछे पीछे रहता है, मतलब जो डीएम का रोल होता है। ये जो लोंडा है ये डीएम के रोल से जो हाफ लाइन है उससे आगे काफ़ी ज़्यादा मंडराता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो ही ऑल्सो ऑपरेट्स इन द हाफ स्पेसिस चैनल। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे कर्टिस जोन्स को आप खिलाते हो, कभी कभी आप ये करते हो कि आप हाफ स्पेस में लेफ्ट हैंड साइड में अटैकिंग जो उसका रोल है उसके अंदर बॉक्स मिडफील्ड में कर्टिस को खिलाते हो और मैकेलिस्टर को कहते हो जी तू पीछे आ जा। इसी तरह एंडो को हम कह सकते हैं कि तू पीछे आ जा और मैकेलिस्टर को हम आगे खिला सकते हैं। मैकेलिस्टर को एंडो एक फ्रीडम देगा। एंडो का काम ये है कि मैकेलिस्टर को फ्रीडम देना है, और साथ ही साथ अगर मैकेलिस्टर पीछे ड्रॉप करता है तो एंडो आगे चला जाएगा, क्योंकि एंडो भी उस रोल में खेल सकता है। दिस इज़ वाई ही इज़ अ प्रॉपर यर्गन क्लॉप प्लेयर, मतलब प्रेसिंग करता है, हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है 5 साल तो ये लिवरपूल को दे सकता है, इतनी इसमें कैपेसिटी है। और जैपनीज़ प्लेयर बहुत ज़्यादा कल्चर्ड और डिसिप्लिनड होते हैं। अगर ये इंजरी प्रोन ना रहे तो ये एक बहुत अच्छा यूटिलिटी प्लेयर और श्रूड साइनिंग बन के आ सकता है। मैं इसको श्रूड साइनिंग कहना नहीं चाहता, बट ये बन सकता है। 15.4 मिलियन का है जस्ट पाउंड्स में, तो एक 15.4 मिलियन पाउंड का अगर ये प्लेयर है तो ये कोई घाटे का सौदा मैं नहीं समझता कि ये घाटे का सौदा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आर्थर मेलो की तरह डिज़ास्टर होगा, जो कि मेरा भी इनिशियल रिएक्शन यही था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये सच नहीं है। ही इज़ नॉट गोइंग टू बी एन आर्थर मेलो, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। उतना बुरा नहीं होगा, बट मैं फिर से ये बात रीइटरेट करना चाहता हूँ कि ये जो है लिवरपूल का मेन कोर्स नहीं हो सकता। लिवरपूल को एक मेन डीएम की ज़रूरत है जो 23-24 साल का हो और जो हमें आगे 7-8 साल दे सके। जैसे कि चेल्सी की प्लानिंग होती है कि वो 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वी ऑल्सो नीड दैट। तो मैं ये बिलीव करता हूँ ट्रूली कि हमें चेक डिकोरे के साथ हम अभी लिंक्ड हैं, उसके लिए क्रिस्टल पैलेस 70 मिलियन मांग रही है। 70 मिलियन इज़ टू मच, वी ऑल नो दिस। और मैं कभी भी चेक डिकोरे के लिए 70 मिलियन ना दूं एज ए लिवरपूल फ़ैन, मैं तो 50 मिलियन भी ना दूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुकी है कि 55 मिलियन आपको देने ही पड़ेंगे चेक डिकोरे के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग जहाँ पे हम एक भंवर के अंदर फंस गए हैं और हमें अब समझ नहीं आ रहा कि लाविया के बाद हमने क्या करना है और काइसीडो के बाद हमने क्या करना है। अगर आप चेल्सी वाला मैच निकाल के देखो, मैं थोड़ा सा चेल्सी वाले मैच पे रोशनी डालना चाहता हूँ। चेल्सी वाले मैच में आप ये पासिंग नेटवर्क देख सकते हो लिवरपूल का। इसमें तुम ज़रा जोटा को देखो कि उसको कौन पास फीड कर रहा है, ओनली मोहम्मद सलाह।
बाकी जो पूरी मिडफील्ड है या लुइस डियाज है वो टोटली कट ऑफ कर दिए गए थे चेल्सी की तरफ से, और चेल्सी ने आप कह सकते हैं एक तरीके से पूरा तरीके से मोमेंटम अपने पास रखा हुआ था। ये मोमेंटम बाहर है और मोमेंटम आप देख सकते हैं कि चेल्सी ने कितना डोमिनेट करके रखा हुआ था और पोजीशन कितनी अपने पास रखी हुई थी। बहुत ज़्यादा विशियस अटैक्स वो बना रहे थे। ये लिवरपूल के लिए एक बहुत वरिंग साइन है कि पहले तो आप अगर पासिंग नेटवर्क देख लेते हैं या अगर आप एवरेज प्लेयर्स पोजीशन देखते हो तो उसमें भी आपको नज़र आता है कि जोटा तो फॉल्स 9 खेल रहा था, फिर भी वो सारी मिडफील्ड से कट ऑफ हुआ था। रन्स बनाने की कोशिश कर रहा था बट वो पूरी मिडफील्ड से कट ऑफ हुआ था, इवन दो इफ़ ही वॉज ड्रॉपिंग डीप एंड प्लेइंग एज अ फॉल्स 9, पीछे आगे ड्रॉप कर रहा था। अगेन हमने देखा कि गाकपो स्ट्रगल कर रहा था नंबर 8 पोजीशन में। क्या हम नंबर 8 पोजीशन में दोबारा से गाकपो को देखेंगे? मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा देखेंगे, लेकिन यर्गन क्लॉप का कुछ कह नहीं सकते। दूसरा ये है कि रॉबर्टसन को वो फ्रीडम ही नहीं मिल रहा कि वो आगे बॉम्बार्ड कर सके इस न्यू सिस्टम में। मुझे नहीं लगता कि वो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक खेल सकता है। रॉबो इज़ नॉट अ लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, वो कभी इतने कंजर्वेटिव एज अ कंजर्वेटिव डिफेंडर नहीं खेल पाएगा, ये उसकी गेम है ही नहीं। आप एक अटैकिंग बैट्समैन को कह रहे हो कि वो डिफेंड करके खेले और टुक टुक करके खेले, रॉबर्टसन वो नहीं है, ही इज़ नॉट अ टुक टुक बैट्समैन। तो बात ये है कि एंडो अगर आता है, एंडो के आने से फ़ायदा ये होगा कि एंडो उसके लिए भी ग्राउंड कवर कर सकता है रॉबर्टसन के लिए अगर वो आगे जाता है, और एंडो जो है वो साथ में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के लिए भी ग्राउंड कवर कर सकता है। ही इज़ गुड इनफ। तो मैं समझता हूँ कि अभी 3 साल जो है, क्योंकि वो एक जापानीज़ प्लेयर है, 3 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करता है तो 3 साल ये अपने पीक के दे सकता है लिवरपूल को। ही इज़ अ शॉर्ट टर्म प्लान, कोई इसमें इनकार नहीं कर रहा। लेकिन बात यह है कि अभी मार्केट इन्फ्लेट हो चुकी है और मार्केट में डीएम्स बहुत कम है। इब्राहिम संगारे के पीछे भी हम नहीं जा रहे। आई डोंट नो द रीज़न कि हम क्यों नहीं जा रहे। जहाँ तक बात है सूफियान अमराबाद की, उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ले जाएगी, ये मैं शॉर्ट कह सकता हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो उधर ही जा रहा है। चेक डकोरे इज़ द ओनली गाय जो मुझे लगता है हम ख़रीद सकते हैं। वी डेस्परेटली नीड अ सेंटर बैक। मानू कोने इंजरी से वापस आ गया और बाइल्ड की रिपोर्ट आई है कि लिवरपूल अभी भी उसमें इंटरेस्टेड है और शायद आखिरी वीक में हम मानू कोने के लिए जाएं। इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव कि हम मानू कोने को साइन करें, बिकॉज हमें सेंटर बैक चाहिए होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि एंडो भी वो पोजीशन फिल कर सकता है, बट देन अगेन क्या वो उस पोजीशन में स्पेशलिस्ट है? वर्सेटाइल होने में और स्पेशलिस्ट होने में फ़र्क होता है। तो ये मेरा कहने का मकसद है। कंसिडरिंग वी हैव लॉर्ड जो गोमेस, हमें एक सेंटर बैक चाहिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल टॉक टू यू सून। हस्तला विस्ता।